तो चलिए आज भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। उसके पहले 51 आर्टिकल्स के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर। अब इसे सिर्फ कानून की बातें मत समझिएगा। ये असल में एक देश को बनाने की कहानी है, वो ब्लूप्रिंट जिसने भारत की नींव रखी। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है या फिर ये एक पूरे देश का नक्शा है। देखिए, ये कोई सूखा कानूनी दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक राष्ट्र के बनने की, उसकी पूरी की पूरी बनावट की कहानी है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लेते हैं और इस पूरी पड़ताल में हम इसी संवैधानिक ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके भारत नाम के इस घर को बनाएंगे। अच्छा, कोई भी घर बनाने का पहला कदम क्या होता है? जाहिर है उसकी जमीन और उसकी सीमाएं तय करना, है ना? संविधान का भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से 4 ठीक यही काम करते हैं। ये हमारे देश का फिजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रोसेस को कितना आसान और लचीला रखा। जरा देखिए, आर्टिकल 1 घर का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद अगर चाहे तो नए कमरे मतलब नए राज्य जोड़ सकती है। फिर आर्टिकल 3 घर के अंदर का नक्शा बदलने की इजाजत देता है, किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी सीमाएं बदलनी हो। और सबसे कमाल की बात, आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि इन बदलावों के लिए कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, एक सिंपल कानून से काम हो जाएगा। जरा सोचिए, उस वक्त जब रियासतें भारत में शामिल हो रही थीं, तब ये लचीलापन कितना जरूरी रहा होगा, कितना प्रैक्टिकल है ना? ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया, जमीन तय हो गई। अब अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है कि इस घर में रहेगा कौन। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, एक बार भारत की सीमाएं तय हो गईं, तो ये तय करना बहुत जरूरी था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य आखिर होगा कौन। नियम बहुत साफ रखे गए थे। जो लोग संविधान लागू होते समय भारत में थे, उन्हें नागरिक माना गया। बंटवारे के मुश्किल हालात को देखते हुए पाकिस्तान से आए या वहां जाकर लौटे लोगों के लिए भी खास नियम बनाए गए। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की कर दी गई, कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं। और सबसे अहम बात, भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया। ये नींव का एक बहुत ही जरूरी पत्थर था। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे सच में इसका दिल कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। अब ये क्या है? ये हैं घर के वो पक्के नियम जिनके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। सोचिए, जैसे एक परिवार में कुछ नियम होते हैं ताकि हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार देश के हर सदस्य को किसी भी तरह के अन्याय से बचाते हैं। ये असल में सरकार की ताकत पर यानी स्टेट की पावर पर एक लगाम लगाते हैं। और ये सिर्फ नियम नहीं, ये वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की बुनियाद हैं। हर एक गारंटी एक मजबूत पिलर की तरह है। तो ये हैं वो 6 अधिकार। समानता का अधिकार मतलब कानून के सामने सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें बोलने से लेकर अपनी जिंदगी जीने तक की आज़ादी शामिल है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार, और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आखिरी अधिकार की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही नहीं, संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पर क्यों? सोचने वाली बात है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो मास्टर की है, वो चाबी जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। मतलब ये हमें ताकत देती है कि अगर हमारे बाकी अधिकार छीने जाएं तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे शब्द बनकर रह जाएंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य तय हो गए और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से तो नहीं चलता, है ना? उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं। तो चलिए अब संविधान के भाग 4 पर चलते हैं, जो हमें इन्हीं सपनों का, इन्हीं उम्मीदों का रास्ता दिखाता है। और यहां पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यह हमारे संविधान के डिजाइन की खूबसूरती है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स तो एक कानूनी ढाल हैं जिन्हें कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है। ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती।
दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक मॉरल कंपास की तरह हैं। ये कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन ये सरकार को एक रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। और ये लक्ष्य क्या है? ये एक बेहतर भारत का सपना दिखाते हैं। एक ऐसा देश जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और भारत दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा हमेशा बढ़ते रहना है। तो इस तरह हमने अपने राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी हिस्सों को एक एक करके जोड़ लिया है। अब जाकर हमारे सामने एक पूरी तस्वीर साफ हो रही है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो पहला कदम जमीन तय हुई, दूसरा कदम नागरिक कौन होंगे ये तय हुआ, तीसरा कदम घर के पक्के नियम यानी फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, और चौथा कदम परिवार के साझा सपने यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तय किए गए। एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट। तो असल बात यह है कि इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में हमारे संविधान की असली आत्मा बसती है। ये वो बुनियाद है जिस पर आज पूरे देश की इमारत खड़ी है। और ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया ये ब्लूप्रिंट, ये बुनियादी बातें आज हमारे जिंदगी को, हमारे समाज को और हमारी राजनीति को किस तरह से दिशा दे रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।